रिवीजन आज पूरा शिवाजी कर लेते हैं हम लोग। बताइए मराठों का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627। सीनियर दुर्ग जुनागढ़। बताइए शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले के दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते। शिवाजी महाराज के गुरु के नाम ठीक है कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलेगा किसका प्रभाव था? रामदास। शिवाजी का विवाह कब और किसके साथ हुआ? 13 साल के बाद 1640 में साईबाई निबालकर के साथ हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को कहाँ का जागीर प्रदान किया? पूना के प्रदान किया और खुद बीजापुर के रियासत में नौकरी कर ली। शिवाजी का पहला अभियान कब और किस किले पर विचार किया? 1644 में। कौन सा किला? तोरण, बीजापुर के तोरण में किला। मतलब अंतिम शुरुआत भी था आपका कर्नाटक के और अंतिम भी इसका अभियान था कर्नाटक के। पहला था तोरण वाला और अंतिम था कोची के। कौन सा किला था? जिंजी के किला था जो कर्नाटक। 1676 से 78। शिवाजी ने अपनी राजधानी कब बनाया? 1656। कहाँ बनाया? ना रायगढ़। कहाँ बनाया? रायगढ़। अफजल खां को कब मार दिए थे शिवाजी? पहला भेजा था ना 3 साल बाद 1659 में किया गया था। बताइए शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार। 1664 1670 में। पुरंदर की संधि कब हुआ? 1665 में। किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह। मध्यस्थता कौन किया था? मैंने उसके बीच में था वो कोई मनुची था। कौन था? मनुची। आया है अकबर के दरबार के आसपास में आया था ना। 1600 में ना मनुची एकड़ में हुआ। 1665 है ना। औरंगजेब आया था। औरंगजेब में आया। ये औरंगजेब है ना भाई? हाँ औरंगजेब का ठीक है। बताइए शिवाजी को कब कैद में करवा दिया गया? आगरा के जयपुर में करवाया था 1666 में। 65 में तो संधि हुआ था। 66 में कैद करवाया था जयपुर भवन। औरंगजेब है। राजाभिषेक कब करवाया था शिवाजी? 1674। किसके द्वारा? गुरु का नाम ठीक। बनारकाशी के विद्वान थे श्री गंगा भट्ट। बताइए कि अंतिम अभियान शिवाजी का कर्नाटक अभियान है। किला जीता था कौन? जिंजी का किला। 1676 से 78। मृत्यु कब हो गया था शिवाजी का? 1680। शिवाजी शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद? पेशवा। मराठी भाषा तो होगी दरबारी भाषा मराठी। बताना शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया? अंग्रेजों ने। मराठा राज्य के अंतर्गत कितने प्रकार के क्षेत्र आते हैं? 2। एक स्वराज एक मुगतई। स्वराज एगो मुगतई। मुगतई के अंतर्गत ही 2 प्रकार के टैक्स लगता था ना। वो सल्तनत काल में चल गया। सरदेशमुखी और चौथ लगता है। वो है सरजामी प्रथा है, कर व्यवस्था है। अब है महाराष्ट्र के प्रमुख संत। तो पहला संत बताइएगा। पहला ज्ञान आएगा तब उसके बाद एक हो गए। नाम ज्ञान के बाद नाम होगा तब एक हो गया। उसके बाद तुका हो गया। उसके बाद रामदास हो गए। हाँ वही तुका ज्ञान नाम एक तुका राम और रामदास। हाँ ना अलग है। तुकाराम है। हाँ तुकाराम हो गया। आएगा रामदास।
ज्ञान नाम एक तू ही है, तुकाराम, तुकाराम दास, तुकाराम दास। इस बार जो हम लोग 64 को एग्जाम देके आए ना, तो यही क्वेश्चन पूछ लेता कि अभंग की चर्चा किसने की? अभंग जो का प्रचलित रूप है ये किसने लिखा था? नाम रामदास ना, ये ऐसा का कुछ नहीं भैया, अभंग नाम से ना कुछ और नाम से है। अभंगी वाले देखिए, अभंगी वाला रामायण पर भावार्थ टीका किसने लिखा था? रामदास नहीं, एकनाथ। ये तुकाराम लिखा था आपका अभंग कहा जाता है। भक्ति परक कविता कहलाता है, उसे अभंग कहा जाता है, जिसे किसने लिखा था? तुकाराम ने। अब बताइएगा, इसके अष्ट प्रधान में कुछ न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसके हाँ, न्याय कौन करता है? न्यायाधीश। न्याय विभाग के प्रधान को न्यायाधीश। धार्मिक कार्यों के लिए कौन करता मंदिर में? पंडित। पंडित राव। धार्मिक कार्यों के लिए पंडित राव। विदेश मंत्री को कहा जाता है? फेमस है, बहुत बार पूछल भी है, सुमंत। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा को देखता था चिटनीस। चिटनीस भाषा को चेंज करता। हाँ, माने कोई देख माने गलत है तो पढ़ेगा, देखेगा कि कुछ में त्रुटि है कि नहीं। सूचना गुप्ता एवं संधि विग्रह के अध्यक्ष को कहा जाता है वाक्यानवीस। सेना के प्रधान को सरी ए नौबत। सरी और बताइए, शिवाजी के कर व्यवस्था किस पर आधारित था? किस पर? वो पुराना है कि मुस्लिम था? मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था। मरे से पहले शिवाजी एक लकड़ी के मानक काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था? भूमि नापने के लिए। भूमि सर्वेक्षण करवाया था 1679 में, मरे से पहले। अब आते हैं, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। संभाजी। जब मरे थे तो संभाजी कैद में थे, कौन से किला में? ये था आपका संभाजी पन्हाला के किला में कैद थे संभाजी। पिता के नाम किसका? शिवाजी का। शिवाजी का शाहजी भोसले। ये दूसरा पत्नी का, संभाजी की दूसरी पत्नी का बेटा, हाँ, चचेरा भाई ना, सौतेला भाई। चलिए, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी को कौन मार देता है? संभाजी को मखरब खां 1689 में। मखरब संभाजी को किसने मार दिया? मखरब का। कब? 1689। मतलब संभाजी कितने साल बैठा? 9 साल। इसके मरने के बाद कौन बैठा? राजा राम। ये कितना साल बैठा? 11। ना, ये पहले ही से है। जैसे एक पढ़िका एडिशन था ना, तो नहीं जुड़ा था ये वाला है। यहाँ संत तुकाराम का एक अभंग भक्ति गीत है जो इबला पूरा लिखे ना, ये तो बोले नरसिंह मेहता। देखिए, गीत राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय भजन है, दोनों में अंतर है। साफ लिखे मानवता और विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि प्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जंतु कहीं पीठ पाई जाने दे। महात्मा गांधी गीत हमारे पसंदीदा गीत। हाँ, गीत है, गीत और भजन में अंतर है। भजन दूसरा है। हाँ, राजा राम राष्ट्रीय भजन। चलिए, अब आते हैं आगे। राजा राम 11 साल 1700 में मारे जाते हैं। उसके बाद राजा राम के उत्तराधिकारी कौन बना? उसकी पत्नी। राजा राम की पत्नी कौन? राजा राम की पत्नी कौन? ताराबाई। 1700 से 1707 तक। 1707 में कौन मरा? औरंगजेब। और उसी के कैद में कौन था? साहू। कौन था? साहू। छूट गया है और लड़ाई होता है खेड़ा का युद्ध 1707 में। किसके बीच में? ताराबाई और साहू। तारा और साहू के बीच में। ताराबाई हार जाती है, साहू वहां से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से पेशवा पना कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो कब तक रहा? 1720 तक। 1720 तक। 1707 से 1708 में तो गद्दी बिठा है साहू। तो उसके बाद बना है ना, साहू के अंतर्गत आता है 1714
14 से या 20 तक बढ़ाया, 6 साल रहा था वो। हाँ। साबू अपने 1713 में साहू ने बालाजी को पेशवा बनाया था। हाँ, 17 से 20 तक। हाँ। जैसे उनका मंत्री परिषद में प्रधान होता है, तो पेशवा, पेशवा के नाम पे इसके बाद पेशवा कौन बना? बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद कौन बना? बालाजी हाँ, दोनों के जोड़ देते हैं तो बालाजी उधर से अब बाजीराव इधर से, बालाजी बाजीराव। अब बताइए 1707 में 1720 में किसका? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बैठता है बाजीराव प्रथम, इसी को कहा जाता है, एक नाम उपनाम दिया गया, लड़ाकू पेशवा। वो बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता है, लास्ट वाला के 40 से 61 1740 से जो बैठते हैं ना उस समय पे। अब इसी ने बाजीराव प्रथम ने ही कहा था कि मुगलों के जो पतन हो रहा था ना, तो वही कहते कि आइए इस पुराने वृक्ष के तनों पर प्रहार करेंगे तो क्या होगा, मुख्य शाखा अपने आप गिर जाएगा, वही जन्म जो भी हो। तो वही बोलते कौन? साहू। क्या आप निसंदेह योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728। कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? मुंशी शिवराय की संधि। पालखेड़ा के युद्ध की संधि के तहत मुंशी शिवराय की संधि के तहत समाप्त हुआ। किसके किसके बीच हुआ ये पालखेड़ा? बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम। बताइए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा? बाजीराव प्रथम। उस कब किया था? 1737 नादिर शाह से 2 साल पहले 1737। उस समय जब आक्रमण किया बाजीराव प्रथम तो दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। अब बाजीराव फेमस हुआ एक महिला के चलते, जिसका नाम था मस्तानी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में। ना वो आया था, नादिर शाह आक्रमण किया था 1739 1680 में तो जन्म हुआ एक रंजीत सिंह के। अच्छा हाँ, एक गुरु 1539 में जन्म हुआ इनका गुरु नानक है। 1539 में 1469 में जन्म हुआ था, 1539 में मृत्यु हुआ गुरु नानक। अब आते हैं बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बैठा बालाजी बाजीराव। इसी के समय हुआ बहुत सारा संधि। वारणा की संधि 1731 में, संगोला की संधि 1750 में, फिर सूरत की संधि 75, फिर पुरंदर की संधि 76, सूरत की संधि 1775 और पुरंदर की संधि दो गो, एगो 1665 में भी, एगो 1776 में भी। हाँ, अब बड़गांव की संधि 79, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था 1769 से, हाँ 75 से 82 में हुआ था। सरकार 17 से 19। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782, दूसरा अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तीसरा हुआ 1817 से 1819। देवगांव दूगो गांव की संधि हुआ, देवगांव और सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। नागपुर और ग्वालियर की संधि 1817 में, और एक हुआ पूना की संधि 1816 में, नागपुर 16 में, सॉरी नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर और पूना की संधि हुआ 17 में, और लास्ट में मंदसौर की संधि 1818 में। अब बताइएगा कि झलकी की संधि कब हुआ था? 1752, संगोला के 2 साल बाद 1752 में निजामुद्दीन हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। अब बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। उस समय किसी मृत्यु हो गई थी? यही हार के सुनने के कारण हार्ट अटैक हो जाता है और मर जाते हैं 1761 में। बालाजी बाजीराव के बाद कौन बना? माधव राव नारायण। 1761 में कुछ कोशिश किया कि जो प्रतिष्ठा खो गया उसको पुनः पाया जाए, कोई संभव नहीं हुआ।
माधव नारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यही शासक था जो अंग्रेज का भी पेंशनर रहा और मराठा का भी पेंशनर रहा, शाह आलम द्वितीय। अब इसके बाद बना कौन? पेशवा नारायण राव। माधव नारायण राव के बाद कौन बना? पेशवा नारायण राव, जिसकी हत्या उसके कौन किया था? चाचा रघुनाथ राव। अब माधव नारायण द्वितीय बना। पेशवा नारायण के बाद कौन बना? माधव नारायण द्वितीय। यही माधव नारायण क्या था? अल्पायु था, मतलब छोटा बच्चा था, तो इसके देख रेख करने के लिए एक सभा का गठन किया गया था, 12 भाई सभा, जिसमें से मूल 3 गो सदस्य थे, 2 गो सॉरी न 2 गो, महर्षि सिंधिया, गलती बोला गया है, महर्षि सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। हाँ उल्टा बुला दिए। हाँ महाजी सिंधिया एक थे और दूसरा नाना फडणवीस। ये नाना फडणवीस को क्या कहता है? बालाजी जनार्दन भानु, जिसे अंग्रेज ने मैकियावेली कहा था। जनार्दन भानु को हाँ ना, मराठों का मैकियावेली नहीं, मराठों का मैकियावेली कहा था। अंग्रेज का नाम क्या है वो जो बोला था? वो जैसे जनार्दन भानु को अंग्रेज था, वो आदमी बोला कि मराठों का मैकिया, ठीक है, जेम्स ग्रांट टफ। जेम्स ग्रांट टफ भारत का मैकियावेली चंद्रगुप्त, यही चाणक्य। हाँ मराठों का मैकियावेली दादा फडणवीस। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो अंग्रेजों का पेशवा बना, सहायता से पेशवा बना था, और मराठों का सर्वाधिक पतन इसी के समय हुआ था। और सहायक सैन्य स्वीकार करने वाला मराठा भी बाजीराव द्वितीय था। प्रथम अंगल मराठा हो गया 1775 से 1782। दूसरा हो गया अंगल मराठा 1803 से 5। तीसरा हो गया 1817 से 1819। चलिए इतना ठीक है। पानी बंद करो, हो गया। चलिए ज्योग्राफी कुछ मार देते हैं। हवाई अड्डा, कुछ जल परिवहन, उसके बाद जनगणना बताइएगा। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर। कहाँ है? नागपुर। बताइए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। बताइए। दाम्बोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे छोटा गोवा। दाम्बोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। ये करना है कोई और के वाव है? हाँ वाव है। सिमोगा, मोगा या सिमोगा करके है ना, ओकर नाम चाहिए। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ना, सांगानेर नया है। बताइए। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारसी। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाँ सिल्लीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिल्लीगुड़ी। अब बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़। महाराजा विक्रम किशोर मानिक्य हवाई अड्डा अगरतला। महाराणा अग्रसेन हवाई अड्डा, अग्रसेन यूपी के थे तो हिसार। हाँ महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार को यूपी में हो सके। जैसे महाराणा अग्रसेन की चर्चा तो रहेगी। चलो अब आते हैं जल परिवहन। महाराणा अग्रसेन हवाई अड्डा। चलिए बताइएगा। नेशनल वाटरवे प्रथम कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया। लंबाई 1620 हरियाणा। ठीक है, हिसार में हरियाणा में है। ठीक है। नेशनल वाटरवे दूसरा ई साधु कोको काम, यही याद रखना है।
ई साधु, को काम, ई से इलाहाबाद, ह से हल्दिया, इलाहाबाद साधु के स से साधुआ, सादिया से धुबरी, स से सादिया, धू से धुबरी, को हो गया कोल्लम से कोट्टापुरम, काम से हो गया की नारा से मरका कानम, ये 4 गो हो गया। पहला हो गया इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा हो गया सादिया से धुबरी, तीसरा हो गया कोल्लम से कोट्टापुरम, चौथा हो गया काकीनाडा से मरका कानम, पांचवा में हो गया तलचर से धमरा, और छठा हो गया लखीमपुर से भांगा। देश में कितने बड़े बड़े बंदरगाह हैं? 14 गो। और छोटे बंदरगाह की संख्या 200। देश का लंबा, हम तो मालूम थे। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई खाली। बड़े बंदरगाह का नियंत्रण कौन करता है? सेंट्रल सरकार। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कृत्रिम है विशाखापत्तनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। हाँ, यही पहाड़ी है, यहाँ पे अच्छी है, नौसैनिक अड्डा है डोल्फिनोज पहाड़ी के पीछे। नौसेना का ट्रेनिंग हो सकता है। हाँ, बताइए कांडला बंदरगाह का नाम? दीनदयाल बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? एक तो ज्वारीय बंदरगाह है, एक मुक्त पतन वाला बंदरगाह है। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता है, मुक्त व्यापार कोई टैक्स नहीं लगता है। ये चल गया। हाँ, बताइएगा कि भारत का पहला नियमित बंदरगाह का नाम बताइए। ये मुंबई में हो रहा है, जो व्यापारिक रूप से दृष्टि से। इंदौर तमिलनाडु। कामराज अभी इसका नाम है। हाँ, इंदौर तमिलनाडु। नहीं, इंदौर तमिलनाडु होगा। तो भारत का पहला नियमित बंदरगाह इंदौर, इसका नाम कामराज। इसका नाम या नाम क्या है? कामराज। बताइएगा भूबद्ध बंदरगाह का नाम है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है। अभी डोल्फिनोज पहाड़ी के पीछे कौन है? विशाखापत्तनम, जो भूबद्ध बंदरगाह है। हाँ, भूबद्ध का मतलब कुछ हुआ भूमि से। वो तो हो गया ना, एक पट्टी से डॉल्फिन जाके घुसेगा तो एक पट्टी से जमीन मिल जाता है। बताइएगा कि कामराज वाला तो भी बता ही दिए है, 9 वाला जो पंजीकृत कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसको खरीदा गया है। कितने बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह हैं? 3 गो। कौन कौन? विशाखापत्तनम ना ज्वारी है। ज्वारी में कोलकाता है, वो कांडला। कांडला इधर से पश्चिम से कांडला, नीचे आ जाइए तूतीकोरिन, इधर आ जाइए तब पश्चिम बंगाल में हुगली। सामने सामने कांडला हुगली सामने सामने, और नीचे में तूतीकोरिन तमिलनाडु। बताइएगा कि 2 गोदी प्रणाली वाला बंदरगाह 2 गो थी, एक ही बंदरगाह में 2 पार्ट से लगता है, कोलकाता हुगली वाला। एक तरफ से 3 जो बताया ज्वारीय मतलब पानी के जो ज्वार आता है ना, उसको जहाज को लेके जाता है बंदरगाह पटक। कांडला हो गया गुजरात, तूतीकोरिन या तमिलनाडु, और हुगली वाला कोलकाता वाला हुगली। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम है। हुगली नदी में था इसलिए मुश्किल जो है ना, नदी में है, समुद्र में। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। कृत्रिम बंदरगाह भी चेन्नई, जिसकी स्थापना हुआ था 1875 में। बीएससी की स्थापना भी 1875 में। मुंडा जी के जन्म भी हुआ था 1875 में। मौसम वेधशाला की स्थापना पहली बार हुआ था 1875 में। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुआ। स्टॉकहोल्म सम्मेलन कब हुआ था? 1972। पिन कोड की स्थापना भी 1972। भारत में पहली बार थी योजना में वो आया था, लाइन प्रोजेक्ट हुआ था 1972 में। देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन है? कोचीन शिपयार्ड। बताइए आप। गोविंद पल्लव पंत वाला था तो गलती हो गया है। गोविंद पल्लव पंत था, वो थी था कृत्रिम झील था यहाँ पे। पंत हटा देगा तो खाली बोलेगा गोविंद पंत वाला तो हिमाचल प्रदेश था। वो ये झीले कृत्रिम झीले था। गोविंद वल्लभ
हाँ। ई वाला प्रोजेक्ट यो तो यो झील झील है, दोनों झीलें हैं, एक कृत्रिम हो गया एक प्राकृतिक हो गया। चलिए अब आते हैं भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह गुजरात में है मुंद्रा बंदरगाह। निजी बोलेगा तो मुंद्रा, और पहला निगमित कंपनी से अधिकृत बोलेगा तो एन्नौर। हाँ, एन्नौर तमिलनाडु। पहला निगमित बोलेगा तो कंपनी द्वारा तो एन्नौर। अब भारत का पहला निजी बंदरगाह या सबसे बड़ा कुछ कंटेनर बड़ा बंदरगाह बोलेगा तो मुंद्रा, गुजरात में। अब आते हैं भारत के जनगणना। बताइए जनगणना किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। कौन मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय। जिसका उच्चतम अधिकारी को क्या कहते हैं? जनगणना आयुक्त या भारत का महापंजीयक। हाँ, अभी वर्तमान में बदल गया है ना, पहले था मौली था, चंद्रमौली था, अभी तो चेंज हो गया। हाँ, अभी चेंज हो गया, देख लिया। भारत का जनगणना वर्तमान में विवेक जोशी है, अभी विवेक जोशी है वर्तमान में। क्या लिख लिए थे यहाँ, क्या लिख लिए? विवेक जोशी लिखे थे। बताइएगा कि अब भी शुरू से लेके अब तक कितना जनगणना हो चुका है? 15। स्वतंत्र भारत के 7 गो हो गया। जनगणना की शुरुआत 1872। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881। भारत में हो गया था लॉर्ड मेयो के काल उस समय था, और 81 में हुआ था लॉर्ड रिपन का। जब 1881 में हुआ था तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन था? 1881 में W प्लाडेन। W आजादी के समय जो हुआ था 1951 में, उस समय कौन था? आजादी के समय 1951 में हुआ था तो था गोपाला स्वामी, आर्य गोपाला स्वामी। हाँ, पहला पूछता है तो कौन? सुकुमार। पहला वो तो सुकुमार सिंह अथी था, चुनाव आयुक्त था पहला। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको था? स्वीडन का। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जनगणना शुरुआत करने का स्वीडन। और जहाँ पे कब हुआ था तो 1749 में। 1700 माने पहली बार जनगणना हुआ स्वीडन में 1749 में। अब बताइए कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने किया? अमेरिका। दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका 1790 में। 1700 और 11 साल बाद शुरू किया था इंग्लैंड 1801 में। 1749 में हो गया स्वीडन, हाँ पहला बार। 1790 में हो गया आपका अमेरिका जो दशकीय से शुरुआत किया था, और इंग्लैंड की 1801 में। भारत हो गया 1872। हाँ, भारत 1872। एनपीआर का पूरा नाम? एनपीआर वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बना था 2011 में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें कितना विवरण दर्ज था? 15 गो विवरण दर्ज था। कितना? 15 गो। कब तक जो है जनसंख्या को स्थिर रखने की बात कहा गया? 2045। बताइए 2001 के जनगणना के अनुसार कितने जिला था भारत में? 593। 47 को बढ़ जाता है 10 साल में, 21 में हो जाता है 640। अभी 640 नहीं, अभी 700 कुछ है डाले हुए नीति में, 700 समथिंग होने लगता है, 760 के आसपास होगा। बताइएगा महाविभाजक वर्ष 1921, 11 से 21 तक इस समय, हाँ रेंज में। और दशकीय वृद्धि क्या था? ऋणात्मक था। कितना घट गया था? 77 लाख जनसंख्या इस समय घट गया था, 0.31% घट गया था, ये माइनस में। भारत की जनसंख्या सर्वाधिक वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब रेंज में बताना है? घातीय 1961 से 71। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष का परसेंटेज लगभग 51.5% और 49.5% के आसपास में महिला, 58%, 48%।
48 है कम। हाँ हाँ हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5%। अब बताइएगा कि 2011 में किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर था निगेटिव? नागालैंड 0.6%। 2011 में 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था? 325 और बढ़कर 2011 में हो गया 382। हाँ जनसंख्या घनत्व तो भारत का निकलेगा ना। 325 से बढ़कर 382 हो गया। लिंगानुपात बढ़कर की 933 से 943। इसका मतलब है कि 2001 में 933 और 2011 में 943 हो गया। हाँ ये पार हो जाता। बताइएगा भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु 900 जो बिहार का है वही आपका भारत का 918। साक्षर में बताना है। साक्षर में पहला स्थान केरल का। भारत का साक्षरता दर 74.04%। भारत का साक्षरता दर 74.04। अब जो 74% में बताइएगा पुरुष का परसेंटेज कितना है? 80% है। कितना? 82% में 80% 82.14 है। 82 महिला का है 64.46। पुरुष का बोलेगा तो 82.14% है और महिला बोलेगा तो 64.46। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश। शहरी क्षेत्र में बोलेगा सबसे न्यूनतम परसेंटेज वाला उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य सबसे पढ़ा लिखा कौन होगा? केरल। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल। पूर्ण साक्षर घोषित राज्य केरल। बताना कि 2011 के जनगणना में एससी का संख्या कितना था? एससी का 1,80,00,000 20 करोड़ 20.14 करोड़ था। जो 16%। हाँ और परसेंटेज में आएगा तो 16.6% था एससी। एक आधा कर दीजिएगा तो हो जाएगा एसटी 10.43 करोड़। 10. परसेंटेज भी आ जाएगा आधा तो 8.6%। 8.6%। बताइए कि 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितना था? हाँ 31.2%। 31. और बोलेगा कि ग्रामीण जनसंख्या कितना था? घटा लीजिए तो 68.8 हो जाएगा। 68.8। 2011 के जनगणना के अनुसार नगरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश। हाँ नगर। नगरीकृत राज्य बोलेगा तो मध्य प्रदेश। महादेश में बोलेगा तब यूरोप है। गोवा भी है। गोवा नगरीकृत राज्य देखा चिन्ह नगरीकृत राज्य सबसे अधिक गोवा नगरीकृत देखा ना महाराष्ट्र गोवा लगा। वो तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य शहर है महाराष्ट्र। ऐसे पहले हले कि महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा था। महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। वो बोल तो राज्य बोली थी महाराष्ट्र। अरे गोवा में कुछ है वो नगरीकृत से है मगर है कुछ और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलिए ये बताइएगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या और 3 राज्य बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार। न्यूनतम में 3 को बता दीजिए। सिक्किम और सिक्किम मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। यानी सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम 6,10,000 है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य बता दीजिए 3 को। मेघालय अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि में तो आप पहला जाने ऋणात्मक हुआ है नागालैंड केरल और गोवा। जनसंख्या घनत्व में बता दीजिए 3 को राज्य। बिहार पश्चिम बंगाल। हाँ तीसरा केरल। जनसंख्या घनत्व पहला बिहार दूसरा पश्चिम बंगाल तीसरा केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला में अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और सिक्किम।
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। लिंगानुपात में सर्वाधिक केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, तमिलनाडु और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हाँ जम्मू कश्मीर और सिक्किम। सर्वाधिक पढ़ा लिखा में जानते हो। सर्वाधिक महिला, सर्वाधिक पुरुष सब केरल, और सबसे कम में बोलेगा तो बिहार। जनसंख्या घनत्व में भी आ जाएगा। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य प्रतिशत बोलेगा तो पंजाब, ऐसे बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। एससी वाला में ना हो। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य में उत्तर प्रदेश, जनजाति में है मध्य प्रदेश से जनजाति में सब जाता है। बोलेगा सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला राज्य पंजाब, परसेंटेज में पंजाब, और ऐसे बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य में कोई भी एससी नहीं है? कोई एससी नहीं है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करता। एसटी में पंजाब और हरियाणा। अब बोलेगा कि एसटी कहाँ नहीं है तो झारखंड में नहीं है। पंजाब और हरियाणा में एसटी नहीं है। एसटी तो झारखंड में अनुसूचित जाति छठा बोला, अरे उल्टा बोला। हरियाणा पंजाब में नहीं है, ठीक है। एसटी नहीं है आपका हरियाणा और हाँ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एसटी नहीं है, पंजाब और हरियाणा में एसटी नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दूसरा में आ जाता है आपका पुडुचेरी और तीसरा में आ जाता है चंडीगढ़। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, और सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला लक्षद्वीप। कहा कि कम जनसंख्या है तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि तभी केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश पिछले था ना अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, और लिंगानुपात में दूसरा स्थान आता है लक्षद्वीप का। साक्षरता में सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला दादर नगर हवेली। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लक्षद्वीप हो गया, और सबसे कम पढ़ा लिखा दादर नगर हवेली। हाँ पुरुष में भी महिला में भी लक्षद्वीप। उसमें पुरुष महिला में कम में आपका दिल्ली नहीं है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप हो गया। न्यूनतम महिला में आ जाता है आपका दादर नगर हवेली। जी आप परियोजना पूछ दें। ये बताइएगा भारत के प्रमुख परियोजना कुंडा परियोजना, कुंडा नहीं कंडा बांध है किस राज्य में? गुजरात। माही नदी। कंडा बांध किस राज्य में है? माही नदी। बगलिहार परियोजना चिनाव नदी पे है। बगलिहार परियोजना चिनाव, हाँ जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना नहीं झारखंड में बराकर नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना झेलम जम्मू कश्मीर। सरहिंद परियोजना हरियाणा में है, सतलज नदी पर। जवाहर सागर परियोजना जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, चंबल नदी राजस्थान। बताना है कि पंचेत बांध दामोदर नदी पे है। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में है, झारखंड में। दंडकारे परियोजना उड़ीसा में है। दंडकारे परियोजना उड़ीसा में। नदी आपका नदी है। बारगी परियोजना बारगी परियोजना बारगी परियोजना बारगी नदी पे है, मध्य प्रदेश।
बताइएगा कि पूर्णा परियोजना का नीचे होना चाहिए। पूर्णा पुणे पे है महाराष्ट्र। पूर्णा परियोजना पूर्णा महाराष्ट्र। शारदा परियोजना शारदे पे है उत्तर प्रदेश। हाँ शारदा उत्तर प्रदेश। गिरना परियोजना गिरना महाराष्ट्र। गिरना महाराष्ट्र कौन सी नदी? गिरनी नदी है। बताइएगा कि कोल्डन परियोजना कोल डैम है हाँ? हिमाचल प्रदेश सतलज नदी। कोल्डन परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज नदी। नाथपा झाकरी नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश सतलज नदी। हिडकल परियोजना घाट प्रभाव पर है। हिडकल परियोजना घाट प्रभाव पे है कर्नाटक। रंजीत सागर बांध परियोजना नर्मदा नदी र से रंजीत र से रावी नदी। रावी नदी पंजाब में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पे। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र। भीमा परियोजना भीमा नदी पवना। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना रामगंगा पे है उत्तर प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के दोनों पे है। हाँ टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड। दुर्गा बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल झारखंड दामोदर नदी। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पे है तमिलनाडु। मुंद्रा था ये हाँ मुंद्रा गुजरात में हाँ ना गुजरात का जो पहला निजी हाँ पहला निजी अथी था और एक बड़ा ज्यादा कंटेनर रखे वाला भी था वो मुंद्रा। हाँ निगमित बोलेगा कंपनी व्यापारी द्वारा तो इन्नौर। बताइए फरक्का परियोजना गंगा या भागीरथी पे है पश्चिम बंगाल। गंगा कोई कहा जाता है भागीरथी। काकरापारा परियोजना गुजरात है ताप्ती नदी। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। मीराक्षी परियोजना मीराक्षी पश्चिम बंगाल। कौन करो पॉलिटिक्स छोड़ दो।